तो स्टूडेंट्स आप भी अपना किताब निकाल लेंगे और इसमें देखेंगे प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है प्रधानमंत्री राहत कोष जो कि 100% कर मुक्त है में, और 20,000 रुपये तथा एक वृद्धाश्रम में 20,000 रुपये जिसका कि 50% कर मुक्त दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपये तक कर मुक्त है। और देखिए 2 लाख तक शून्य, 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10% और 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%। और पहला शर्त दिया है शिक्षा उपकर भी लगता है 2%, वो भी देय आयकर का। और दूसरा है माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर जो कि देय आयकर का 1% लगता है। तो आइए हम इसको, तो स्टूडेंट्स आइए इसको मैं हल करता हूँ। आज सवाल को नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि आज बहुत ही लेंदी सवाल है, इतना बड़ा को लिख पाना संभव नहीं है। तो हम इसको हल करते हैं। किताब आप भी ओपन कर लेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा किताब तुरंत देख लेंगे। इसमें शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय दी गई है। तो पहला बिंदु में हम निकालेंगे शासकीय कर्मचारी की सकल आय वार्षिक आय उसी को बोला जाता है। तो वार्षिक आय कितना दी गई है? 4,10,000 रुपये। अब दूसरे बिंदु में क्या निकालने बोला था, जिसे पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल इसकी बताई है। धारा 80C के अंतर्गत छूट, या इसी को बोला जाता है कटौती। तो कटौती देखिए हमारे सवाल में दिया गया है, किस किस में कटौती इसका है। 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि में। तो पहला है सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा कर रहा है? 4,000 रुपये प्रति माह। अब चूंकि टैक्स तो लगना है साल भर में, अर्थात एक महीने का 4,000, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? तो उसको लिखेंगे 4,000 और गुणा में 12, तो हो जाएगा हमारे पास 12 चौके 48,000 रुपये। ये क्या किया? सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। अब दूसरा बोल रहा है इसमें, देखिए आप अपने सवाल में आप भी देख लीजिए। 24,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम में कितना कर रहा है? 24,000 रुपया जमा करता है। और कुछ जमा कर रहा है क्या, हम देखते हैं। 25,000 रुपये क्या चीज़ में? राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। कितने का? 25,000 रुपये का। तो देखिए अब क्या निकालेंगे हमारे पास यहाँ तीसरा बिंदु में, कुल बचत। तो कुल बचत में हम क्या क्या चीज़ को जोड़ देंगे? ये हमारे पास आ जाएगा 48,000 को जोड़ेंगे और प्लस में 24,000 को जोड़ देंगे और फिर 25,000 को भी जोड़ देंगे। तो इतना जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? 97,000 रुपया आएगा। कितना आएगा हमारे पास? 97,000 रुपये, जो कि 97,000 रुपये किसके अंतर्गत आता है? 1 लाख के अंतर्गत। और प्रश्न में बोला गया है कि सभी बचत पर कितना का छूट बोला गया है? 1 लाख रुपए तक का कर मुक्त है। अब हो गया हमारे पास तीसरा बिंदु। अब चौथा बिंदु स्टूडेंट्स, हमारे पास चौथा बिंदु में हमको क्या निकालने बोला गया था आपको? धारा 80G के अंतर्गत राशि, या जमा राशि बोल सकते हैं इसको, जमा राशि। ये कौन सी राशि होती है? दान की राशि। तो क्या क्या दिया स्टूडेंट्स दान में? देखिए अपने बुक में देखेंगे आप, दान किया है प्रधानमंत्री राहत कोष में। पहला दान किया है प्रधानमंत्री राहत कोष में। कितना जमा किया है? हम देख रहे हैं यहाँ पे सवाल में, प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। दूसरा दान किया है ये वृद्धा आश्रम में। कितना? वृद्धा आश्रम में दान किया है कितना? 12,000, 12,000 का, जिसमें 50% कर मुक्त है। इसको लिख सकते हैं कर मुक्त। अब निकालेंगे इसको, 12,000 का 50%, तो 2 बिंदु कट गए। अब 12 पंचे 60 हो गया और 2 बिंदुएं आ गई।
तो कितना हो गया 6,000 रुपये। और देखिए प्रश्न में कहीं जमा किया है क्या, ये कहीं जमा नहीं किया है। अब इसको हम क्या करेंगे, दान की कुल राशि कितनी है, तो इसमें जोड़ने के लिए हम क्या जोड़ेंगे बताइए, 20,000 रुपये जो कि पूरा करमुक्त है हमारे पास 20,000 रुपये और प्लस का 6,000 रुपये, अर्थात इसको लिख सकते हैं कर मुक्त, 100% कर मुक्त है। तो टोटल जोड़ेंगे तो 26,000 रुपया हो गया हमारे पास। क्या चीज़ हो गया, दान की राशि। अब हम आगे देखेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पॉइंट में निकालेंगे हम, चौथा पॉइंट में कर योग्य आय। अब कर योग्य आय कहाँ कहाँ से निकालेंगे, तो हम निकालेंगे इसमें सबसे पहले क्या दिया था, वार्षिक आय। और वार्षिक आय में हम क्या घटा दिए, धारा 80 सी के अंतर्गत छूट, अर्थात उसको हम क्या लिखे हैं, छूट की राशि। उसके बाद दान की राशि लिखेंगे। तो वार्षिक आय आप किताब में देख रहे होंगे 4,10,000 रुपये है, उसमें से कितना छूट किया है ये 97,000 रुपये। उसके बाद दान कितना किया है 26,000 रुपये। इस तरीके से हम 4,10,000 रुपये में इनको घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 4,10,000 में से हम इसको पहले क्या करेंगे कि ये दोनों ऋण है अर्थात जुड़ जाएंगे, लेकिन बड़ी अंक के सामने क्या है, ऋण है, तो ऋण का चिन्ह को लिखेंगे। 0 0 0, 3 शून्य है तो 3 शून्य उतार दिए। उसके बाद यहाँ पे 6 और 7 कितना होता है, 7 6 13, तो 3 को लिखेंगे, हासिल 1 रह गया, 9 2 11, 11 और 1 12, 1,23,000 रुपये। अब 4,10,000 में 1,23,000 को हम जब घटाएंगे तो 2,87,000 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, कर योग्य आय। ये क्या हो गया हमारे पास, कर योग्य आय। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिर आपको मैं प्रश्न को दिखाता हूं कि इसमें बोला जा रहा है कि 2 लाख रुपए तक क्या है, इसमें टैक्स नहीं लगना है और सभी बचत पर 1 लाख रुपए कर मुक्त है। अर्थात ये हमारे पास जो राशि आई है वो कितने हैं, 2 लाख से अधिक है। तो कितना अधिक है, तो उसके लिए हम देय आयकर की गणना किससे करेंगे, प्रश्न से देखिए 2 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक का 5% निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि प्रथम 2 लाख तक कर मुक्त है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, कर योग्य आय निकाल लिए ना, देय आयकर। तो देय आयकर कैसे निकालेंगे, बताया था पिछले वीडियो में मैंने कि जितना हमारे पास आय है उसके साथ परसेंट वाला आय को हम निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, 2,87,000 रुपये में कितना हमारे पास बचत के लिए है, 2 लाख, तो 2 लाख रुपए का कितना परसेंट बोला गया स्टूडेंट्स, सेकेंड स्लैब में आ रहा है तो 10%। अब 2,87,000 में 2 लाख घटा देंगे तो हमारे पास 87,000 रुपये आ जाएगा का 10%। अब 87,000 का 10% कितना आएगा, 87,000 गुणा 10 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 100, 0 0 0 0 कट गया, अर्थात 8,700। ये क्या आ गया हमारे पास, देय आयकर। अब प्रश्न में फिर आप देखेंगे, प्रश्न बोल रहा है कि देय आयकर का शिक्षा उपकर देना है, कितना देना है, 2%। अर्थात हम चौथा पॉइंट निकाल लिए, यहाँ पर 5वां पॉइंट भी निकाल लिए। अब 6वां पॉइंट में हम जाते हैं। 6वां पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये पॉइंट आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं भी है। शिक्षा उपकर क्या निकालेंगे, शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर कितना है, देय आयकर का 2%। तो देय आयकर का 2% कितना हो जाएगा, देय आयकर हमारे पास है 8,700 का 2/100, 2 शून्य हमारे पास कट गए, 7 दूना 14, 8 दूना 16 और 1 17, 174 रुपये हमारे पास शिक्षा उपकर आया। अब 7वां पॉइंट में क्या आएगा, उच्च शिक्षा। क्या बोला जा रहा है, उच्च शिक्षा उपकर, या इसी को बोला गया है माध्यमिक व उच्च
शिक्षा उपकर। एक अब कितने में लग रहा है? देय आयकर का 1%, अर्थात देय आयकर हमारे पास है 8,700 का 1/100, तो 2 शून्य कट जाएंगे, अर्थात 87 एकम 87 रुपये। अब स्टूडेंट्स इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा और सवाल को आगे बढ़ाना होगा, थोड़ा बच गया है। तो स्टूडेंट्स 8वां पॉइंट में यहाँ क्या निकाल लिए हम? देय आयकर भी निकाल लिए, शिक्षा उपकर और माध्यमिक व उच्च शिक्षा उपकर भी। तो अगला पॉइंट में हम निकालेंगे कुल देय आयकर। तो कुल देय आयकर की गणना हम कैसे करेंगे? तो कुल देय आयकर में कर योग्य आय जो हमारे पास कितना है? 87,000 रुपये। उसके बाद शिक्षा उपकर, उसके बाद माध्यमिक व उच्च शिक्षा उपकर। तो इस तरह हमारे पास कर योग्य आय कितना था? हमारे पास 8,700 या 8700 था। धन शिक्षा उपकर कितना आ गया है हमारे पास? शिक्षा उपकर आया 174 रुपये और उच्च शिक्षा का कितना आया? 87। इस स्टूडेंट्स अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कैसे आएगा? 7 और 4 11 और 0 11, अर्थात 1। अब 8 और 7 कितना होता है? 15। अब हासिल का 1 16। अब हासिल 1 हमारे पास 1 और 7 8 और 1 9, 8,961 रुपये। अतः कुल देय आयकर 8,961 रुपये होगी। ये हमारे पास आ गया उत्तर या फिर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हाँ, और एक बात, यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स इज फन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं भेजूंगा शेयर आप तक डाटा वो तुरंत मिल सके और आप बड़ी आसानी से सवाल को हल करते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।